हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद। इस वीडियो में हम देखेंगे HTML के कुछ एलिमेंट्स के बारे में जिसको हम यूज करके अपने वेब पेजेस के अंदर हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स को ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ हम देखेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, कौन से टैग्स होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए और हम उसको किस तरह से यूज में ले सकते हैं। इस वीडियो देखने से पहले आपको टैग्स, एलिमेंट्स एंड HTML5 के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जो कि हमने पहले के चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हम आ गए हैं हमारे VS कोड के अंदर। आई होप आप सभी ने पहले का वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML हेडिंग्स के साथ। हेडिंग्स क्या होते हैं, हम सभी को पता होगा कि किसी भी वेबसाइट के अंदर जो भी हेडलाइंस दिखता है या फिर बड़ा बड़ा टेक्स्ट दिखता है उसी को हेडिंग्स बोला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ है, ये एक तरीके का हेडिंग्स है, राइट। और यहाँ पे कोर्सेस वी प्रोवाइड लिखा आ रहा है, ये भी एक तरह का हेडिंग्स है। और यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स है, ये भी एक तरह का हेडिंग है। जो भी बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमको दिख रहा है वेब पेज के अंदर, उसी को हेडिंग्स बोला जाता है। लेकिन वो हम HTML के अंदर बनाते कैसे हैं, कौन से टैग्स का यूज में लिया जाता है हेडिंग्स को बनाने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं HTML हेडिंग्स के अंदर क्या क्या टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, हमको बनाना है एक HTML का पेज। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो प्लस सिंबल आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है index.html। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि डॉट के बाद आपको HTML ही लिखना है। ओके, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा और हमारा जो पेज है वो इस तरीके से खुल जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि HTML का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है उसको लिखने के लिए एक शॉर्टकट होता है, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक, टैब या फिर एंटर को प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे टैब को प्रेस कर दिया। देखिए हमारा जो HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। हम डायरेक्टली बॉडी के अंदर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो टैग्स आपको दिख रहा है, इन सारे टैग्स के बारे में हमने बात कर रखा था पहले की वीडियो में। कौन से टैग्स का क्या क्या मीनिंग होता है वो सारे चीजें हमने देख रखा है। तो बैक टू द पॉइंट, HTML के अंदर हेडिंग्स लिखने के लिए हमको कुछ टैग्स मिलता है जो होता है H1 से लेके H6 तक। और इन टैग्स की मदद से हम अपने HTML पेज के अंदर हेडिंग्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाना है। मैं बॉडी के अंदर आऊंगा क्योंकि हम सभी को पता होता है कि बॉडी के अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ होता है वो विजिबल पार्ट होता है एक वेब पेज के अंदर, राइट। देखिए एक एंगल ब्रैकेट लगाना है और फिर लिख देना है H1 और इस तरीके से एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और जो क्लोजिंग टैग है हमारा वो हमको VS कोड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अभी हमको H1 के अंदर आना है और यहाँ पे हमको कुछ कंटेंट दे देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूं वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। ओके, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी हमको इसको प्रीव्यू किस तरह से करना है, देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर लिखा आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और हमारा जो H1 है वो हमारे पेज के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो साइज है एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं है, मैंने पेज को जूम इन कर रखा है इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है। मैं इसको रिसेट कर दूंगा तो ये होता है इसका एक्चुअल साइज। तो मैं इसको दोबारा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे। ओके, चलिए मैंने बोला था कि H1 से लेके H6 तक का टैग्स होते हैं HTML के अंदर हेडिंग्स को लिखने के लिए। तो मैंने H1 का यूज कर लिया है। H1 HTML के अंदर सबसे बड़ा हेडिंग होता है और इसके बाद जो भी हेडिंग्स आता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे H2 को लिखने वाला हूँ और यहाँ पे सेम टेक्स्ट लिख दूंगा, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखिए, ये जो है ये हमारा H1 से बना हुआ है और ये जो है ये H2 से बना हुआ है, राइट। तो देखिए इसका जो साइज है ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है HTML के अंदर। और इस तरीके से आगे हम जितने भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इनसे थोड़ा सा छोटा होता हुआ दिखेगा आपको। देखिए मैं यहाँ पे H3 को लिखने वाला हूँ, सेम टेक्स्ट वेलकम टू पेन प्रोग्रामर, और मैं इसको सेव कर दूंगा। देखिए ये जो H3 है H2 से थोड़ा सा छोटा है। इस तरीके से मैं सारे टेक्स्ट को लिख देता हूं, H4 वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। सिमिलरली मैं इनको कॉपी करने वाला हूं। तो देखिए इसको बनाना है मुझे H5, ओके, और इसको बनाना है मुझे H6। बहुत बढ़िया। देखिए हमने सारे जो हेडिंग्स टैग्स है यानी H1 से लेके H6 तक का जितने भी टैग्स होते हैं सारे टैग्स का यूज कर लिया।
देखिए ये जो है सबसे बड़ा हेडिंग है, ये इससे थोड़ा सा छोटा, इसी तरह से H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है HTML के अंदर। ओके, बहुत बढ़िया। क्या ये जरूरी है कि H1 के बाद H2 लिखना पड़ेगा? नहीं, आप इसको रैंडम तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं H1 के बाद H6 को लिख दिया और H2 के बाद लेट से मैं H4 को लिख देता हूँ। इस तरीके से आपको जैसे लिखना है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके, तो ये होते हैं हमारे हेडिंग्स टैग। तो मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। H1 से लेके H6 तक का इस तरीके से दिख रहा है हमको, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगले टॉपिक्स पढ़ते हैं। अगले टॉपिक से हमारा HTML पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स क्या होता है मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ये एक पैराग्राफ है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है जॉइन पेन प्रोग्रामर, ये सारे जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, छोटा छोटा टेक्स्ट, ओके, ये सारे पैराग्राफ्स होते हैं, राइट। तो इन पैराग्राफ्स को किस तरह से बनाया जाता है HTML के अंदर, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम है पी टैग। ओके, पी टैग बोल लीजिए, पी एलिमेंट्स बोल लीजिए, एक ही बात है। एलिमेंट्स क्या होता है? ओपनिंग टैग, कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग होता है एक एलिमेंट्स, राइट। देखिए मैं यहाँ पे पी एलिमेंट का यूज करने वाला हूँ। तो देखिए मैं पी एलिमेंट्स बनाने के लिए मैं इसको पी को ओपन करूंगा, इस तरीके से पी को क्लोज कर दूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंटेंट पास कर देता हूँ, जैसे कि दिस इज ए पैराग्राफ मेड विथ पी टैग। ओके, मैं सेव कर दूंगा और इसका आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज ए पैराग्राफ मेड विथ पी टैग। देखिए ये जो सारे टेक्स्ट है ये हेडिंग से बना हुआ है, ये जो है ये पैराग्राफ से बना हुआ है, यानी पी टैग से बना हुआ है, राइट। अगर आप नोटिस करेंगे ये जो हमारा पैराग्राफ आया है ना, इसका जो फॉन्ट है वो लाइट फॉन्ट के अंदर है और ये जो हेडिंग्स आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा बोल्ड है एज कंपेयर टू दिस, राइट। देखिए जो पैराग्राफ्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लाइट फॉन्ट के अंदर आता है और जो हेडिंग्स वगैरह होता है वो बोल्ड फॉन्ट के अंदर आते हैं, राइट। ओके, इसी के साथ साथ हमने देख लिया कि हमारे पास H1 से लेके H6 तक का हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं और इसके साथ साथ हमको पी टैग्स मिलता है जिसकी मदद से हम पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है हॉरिजॉन्टल रूल्स। हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके एलिमेंट्स के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से, मतलब एक लाइन खींचा हुआ मिलेगा, तो इसके लिए हमको एक टैग मिलता है HR टैग। ओके, तो देखिए HR एक एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट यानी हमने बात कर रखा था जिस एलिमेंट के अंदर हमको कुछ भी तरह का कंटेंट नहीं देना पड़ता। ओके, और उसके साथ साथ HR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं? जिसको ओपन करने के बाद बंद करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा था कि हर एक टैग्स को क्लोज करने जरूरी है चुनिंदा कुछ टैग्स के अलावा, तो उनमें आता है HR यानी हॉरिजॉन्टल रूल, जो एक एम्प्टी एलिमेंट है। उसके साथ साथ उसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी बोल सकते हैं, राइट। देखिए मैं यहाँ पे एक HR बनाऊंगा और इस बार VS कोड ने इसको ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं करके दिया। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब इसको हम जस्ट ओपन करेंगे, इसको क्लोज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाएगा। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा क्या? HR एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, यानी इसके अंदर कुछ भी तरह का कंटेंट नहीं देना पड़ता। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए दिस इज पैराग्राफ मेड विथ पी टैग के नीचे यहाँ पे एक लाइन आ चुका है। अगर ये जो HR है ये मैं कहीं और दे देता हूँ, लेट से मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे दे देता हूँ, तो कहाँ आ जाएगा? देखिए ये जो ऊपर का सारा हेडिंग्स है इसके नीचे हमने दिया था H6 के नीचे, तो यहाँ पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया। क्या जरूरी है हम इसको एक बार ही यूज कर सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं, आप किसी के अंदर भी लगा सकते हैं इसको। देखिए मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके साथ साथ लेट से H2 के नीचे भी लगा देता हूँ और इस तरीके से सेव कर दूंगा, तो हमारा जो रूलर है या फिर आप बोल सकते हैं जो भी हमारा डिवाइडर है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो क्या जरूरी है HTML के अंदर एक ही चीज एक बार ही मतलब लिखना पड़ेगा? नहीं है, आप एक चीज को जितने मर्जी उतने बार लिख सकते हैं। अगर मैं H1 को कुछ इस तरीके से रिपीट कर दूंगा बार बार, तो इस तरीके से बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो भी अच्छा लगे और जो हमारा प्रीव्यू है वो भी अच्छे से दिखे। तो देखिए इस तरीके से हमारा HR जो है काम करता है। बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है लाइन ब्रेक्स। लाइन ब्रेक्स किस लिए इसमें लिया जाता है? देखिए अगर मैं पेन प्रोग्रामर से ये जो पैराग्राफ है इसको उठाता हूँ, उठाने के बाद
और हमारा जो पेज है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद हमारा जो पैराग्राफ है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। और इसका आउटपुट देखिए एक बार, आउटपुट पे कुछ इस तरीके से आया, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे कहीं पे ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाना है मतलब टेक्स्ट को मुझे ब्रेक करना है ताकि वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो, तो मैं यूज कर सकता हूं बीआर टैग को। बीआर टैग किस लिए यूज होता है? बीआर टैग होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि HR जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए यूज में लिया जाता है, और जो लाइन ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक को हम बीआर टैग से लिखते हैं। ओके, देखिए इस बीआर टैग को हमको कहाँ लगाना है? जहां भी हमको चाहिए लाइन ब्रेक हो जाए। देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड जो है इसके बाद लाइन ब्रेक होके आवर वेबसाइट जो है वो नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड के बाद, ये रहा डिजिटल वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे डिजिटल आ रहा है और यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है, तो इसके अंदर मैं बीआर टैग को यूज कर सकता हूँ। अगेन बीआर एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, यानी इसके अंदर कुछ भी तरह का कंटेंट नहीं होता, और बीआर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट ओपन करके छोड़ देंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से एंगल ब्रैकेट लगाया, बीआर लिखूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा इस तरीके से। तो इतना ही हो गया बस। इसके अंदर ना तो हमको कंटेंट की जरूरत है, ना तो इसको क्लोज करने की जरूरत है। हो गया बीआर। देखिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बाद आवर वेबसाइट न्यू लाइन में आ रहा है। देखिए अगर इसी तरह से मैं अगर चाहता हूँ कि लेट्स से आवर मिशन जो है, आवर मिशन न्यू लाइन पे स्टार्ट हो, तो आवर मिशन कहाँ पे लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे है आवर और यहाँ पे है मिशन। तो मैं चाहूंगा कि आवर मिशन जो है लाइन ब्रेक होके आए, तो मैं यहाँ पे इसके ठीक पहले मैं यहाँ पे बीआर टैग को ओपन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड के बाद हमारा जो आवर है वो ब्रेक हो गया, और फील्ड्स के बाद आवर मिशन जो है वो भी ब्रेक हो गया। बहुत बढ़िया। अगर मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू के बाद जो पेन प्रोग्राम में लिखा आ रहा है इसको मैं लाइन ब्रेक कर दूँ, तो देखिए ऊपर आइए, यहाँ पे वेलकम टू पेन प्रोग्रामर H1 के बाद चाहता हूँ मैं, मतलब H1 के अंदर चाहता हूँ, तो H1 ये हो गया हमारा H1, और इसके बाद मैं चाहता हूँ वेलकम टू के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ पे बीआर टैग लगा दूंगा। ओके, मैं सेव कर दूंगा, और यहाँ पे देखिए वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लाइन ब्रेक होके दिख रहा है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको HR और BR का मीनिंग। HR होता है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इस तरीके से, और BR होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है HTML प्री एलिमेंट्स। प्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? लेट्स से मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं और एक HR लगा देता हूँ ताकि हमारा जो डिवाइडर हो वो इसके नीचे से स्टार्ट हो। देखिए इस तरीके से हो गया, बढ़िया। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक पोएम लिखना है, और पोएम के अंदर फ्रेजेस होता है, हम सभी को पता है कि एक लाइन के अंदर पर्टिकुलर कुछ टेक्स्ट ही आएगा और उसके बाद दूसरा टेक्स्ट आएगा इस तरीके से। लेट्स से मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पोएम। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत सारे पोएम्स मिल जाएगा। मैं यहाँ से एक उठाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैं इसके ये जो वेबसाइट है इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक पोएम मिल जाएगा। जैसे मुझे ये जो पूरा पोएम है इसको कॉपी करना है, और इसको मुझे लेट्स से एक पी टैग के अंदर लिख देना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइन्स आ रहा है, और यहाँ पे 3 लाइन्स आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे 3-3 करके लाइन्स आ रहा है, राइट। लेकिन इसका जो आउटपुट है क्या ये इसी तरह दिखेगा जिस तरह से हमने लिखा है? नहीं दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारा जो पोएम है वो सारे एक साथ दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखना चाहिए। हमने जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे लिखा आना चाहिए। बेसिकली HTML के अंदर जो भी टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पे लगाए होंगे वो सारे क्लीन करके एक लाइन के अंदर प्रीव्यू करा देगा कुछ इस तरीके से। लेकिन हमको यहाँ पे इस तरीके से नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हमने जिस तरीके से इसको लिखा है उसी तरीके से स्पेसिंग और लाइन ब्रेक्स आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक मिलता है प्री एलिमेंट्स। प्री एलिमेंट्स का काम क्या होता है? आप जिस तरीके से टेक्स्ट को लिखे होंगे उसी तरीके से ये प्रीव्यू कर देगा। तो ये जो पी एलिमेंट है ना, अगर पी को मैं प्री बना देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, तो हमने जिस तरीके से टेक्स्ट को लिखा होगा उसी तरीके से ये दिखाई देगा। देखिए सम नीड समबडी, ओके, और मोर टू एपिसोड, जिस तरीके से हमने लिखा था उसी तरीके से ये प्रीव्यू कर दिया है। बहुत बढ़िया। क्या ये चीज समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स।
फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसके अंदर कुछ एडिशनल स्टाइल्स हो, स्टाइल्स यानी फॉर्मेटिंग हो, कि ये जो टेक्स्ट है ये इटैलिक में आना चाहिए, ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए, और ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। बाय द वे बोल्ड हमारा जो हेडिंग्स एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं भी आपको बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है, अंडरलाइन देना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, ये जो सारे फॉर्मेटिंग होते हैं ना, इसको करने के लिए हमको स्पेसिफिक टेक्स्ट मिलता है HTML के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कौन सा टेक्स्ट यूज में लिया जाता है। देखिए पहले आता है बी टेक्स्ट। बी टेक्स्ट का मतलब बोल्ड टेक्स्ट होता है। बोल्ड टेक्स्ट यानी समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टेक का यूज में लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बी टेक का यूज करूंगा तो कोई भी मतलब चेंजेस नहीं दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बोल्ड में ही आता है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ और जो पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ है इसको मुझे बोल्ड करना है। बोल्ड यानी मतलब थोड़ा सा मोटा करना है। किस तरीके से करूंगा, तो देखिए ये जो पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ है इसके ठीक पहले मुझे बी टैग लगाना है। बाय द वे बी एक एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, हमको बी के अंदर कंटेंट लिखना पड़ेगा। बी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग भी नहीं है, यानी इसको हमको क्लोज भी करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इस तरीके से ओपन करके इस तरीके से छोड़ दूंगा तो क्या कुछ चेंजेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के अंदर कंटेंट नहीं है। कंटेंट क्या होगा? कंटेंट हम डाल देंगे पेन प्रोग्रामर। अभी क्या होगा? अभी बी के अंदर एक कंटेंट आ गया। कंटेंट मतलब ये जो पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ आ रहा है ये सारे बी टेक्स का कंटेंट है, यानी बी टेक के अंदर ये पेन प्रोग्रामर टेक्स्ट जो है लिखा हुआ है। तो बी का काम क्या होता है? बी का काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। और बोल्ड कितने टेक्स्ट को करेगा? जितना टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है एज ए कंटेंट। देखिए बी का कंटेंट पेन प्रोग्रामर होता है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया तो बी यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, और इसके अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है ये बी का कंटेंट है। और बी का काम होता है जो भी इसका कंटेंट होता है इसको बोल्ड कर देना। तो मैंने पेन प्रोग्रामर को बी टेक के अंदर डाल दिया, तो अभी देखिए आउटपुट पेन प्रोग्रामर जो है थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है आपको। क्या ये चीज समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा। देखिए उसी तरह से बोल्ड करने के लिए हमको और एक टैग मिलता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग टैग का काम सेम है बी टैग्स की तरह, लेकिन कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? अगर मैं देखिए यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेस लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस टेक्निकल कोर्सेस को बोल्ड करना चाहता हूँ तो हम सभी को पता है कि बी टैग से बोल्ड होता है, लेकिन मैं इसको बी टैग से ना लिख के मैं इसको स्ट्रॉन्ग टैग से लिखूंगा। किस तरीके से? देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूंगा, मैं इस तरीके से स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर दूंगा। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। इसका कंटेंट क्या है? अभी के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो देखिए कुछ भी तरह का इफेक्ट हमको नहीं दिखेगा इसके अंदर। अगर मुझे कंटेंट देना है टेक्निकल कोर्सेज को तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख दूंगा। तो अभी स्ट्रॉन्ग के अंदर कंटेंट क्या क्या है? टेक्निकल कोर्सेज जो टेक्स्ट है ये हो गया स्ट्रॉन्ग टैग का कंटेंट। तो स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या है? ये भी एक तरीके से टेक्स्ट को बोल्ड करता है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज बोल्ड में आ गया। ओके, बट ये भी तो बोल्ड आ रहा था, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्यों करें? देखिए अभी बताता हूँ। बी टैग जो होता है इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, जस्ट दिखाने के लिए कि ये जो टेक्स्ट है बोल्ड में आना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग टैग हम उस वक्त लिखते हैं जब हमको कुछ टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देना है। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, यानी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा। ओके, ये बहुत हेल्पफुल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जो भी सर्च इंजन होते हैं वो क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट है ना, पर्टिकुलर टेक्स्ट, इसको इंपॉर्टेंट देगा एज कंपेयर टू दिस। इसका क्या है? इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, जस्ट ए बोल्ड दिखने के लिए, मतलब मोटा दिखने के लिए बी टैग से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग टैग से लिखते हैं यानी इसका एक मीनिंग होगा और इसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसको कोई भी किसी भी तरह का इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, जस्ट एक टेक्स्ट को बोल्ड करता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? इसको बोल्ड तो करेगा लेकिन इसको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करेगा, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो जब सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स होगा तब ये जो टेक्स्ट होगा इसका एक अलग इंपॉर्टेंस रहेगा। कुल मिला के बात यही हुआ कि अगर आप बी टैग के अंदर कुछ लिखते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो जस्ट दिखाने के लिए कि ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड है। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखेंगे, यानी इसके अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ होगा उसका एक अलग इंपॉर्टेंस रहेगा।
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आई टैग। आई टैग यानी लिखा हुआ है इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट को वो मतलब तिरछा कर देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज को मैं इटैलिक बनाना चाहता हूँ। तो नॉलेज कहाँ पे है, नॉलेज नॉलेज यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, इटैलिक बनाने के लिए हमको मिलता है आई टैग। ओके, मैं यहाँ पे आऊँगा, एंगल ब्रैकेट आई और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अभी इसका कंटेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी तरह का डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं नॉलेज को इसके अंदर इस तरीके से बिठा देता हूँ तो आई का कंटेंट कौन बन जाएगा, नॉलेज। नॉलेज यानी नॉलेज आई के अंदर घिरा हुआ है। तो आई का काम क्या है, इटैलिक बनाना। कौन से टेक्स्ट को इटैलिक बनाएगा, सिर्फ नॉलेज को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इतना ही कंटेंट है। तो देखिए नॉलेज थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। अगर मुझे नॉलेज के साथ लेट से कुछ चीज़ें और लिखना है, देखिए लेट से टू सक्सीड इन या फिर टू सक्सीड, इतना ही लिखना है। ओके, अगर मैं इस चीज़ को इसके अंदर लिख दूंगा तो देखिए नॉलेज के साथ साथ टू सक्सीड जो है ये भी इटैलिक में दिखेगा आपको, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने इटैलिक टेक्स्ट को भी लगा के देख लिया। अगला क्या है, अगला है ई एम। ई एम का फुल फॉर्म होता है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ये भी सेम होता है इटैलिक की तरह। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे जो टेक्निकल कोर्सेस है इसको बंद करना चाहता हूँ ई एम टेक के अंदर। तो देखिए ई एम टेक मैं इस तरीके से लिख दूंगा ई एम, और ई एम को इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। और इसका कंटेंट क्या है, अभी के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं टेक्निकल कोर्सेज को इसका कंटेंट बना दूंगा। तो ई एम और यहाँ पे ई एम क्लोज हुआ, इसका जो सारे कंटेंट है ये कंटेंट क्या हो जाएगा, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल कोर्सेस है ये इटैलिक में फिर से कन्वर्ट हो गया। लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये हमने आई टेक से बनाया था, ये हमने ई एम टेक से बनाया। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जिस तरह से हमने बी और स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर देखा था, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आई टेक के अंदर, ये जस्ट दिखाने के लिए है कि ये जो टेक्स्ट है मतलब तिरछा दिखना चाहिए, इटैलिक में दिखना चाहिए। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा, इसका एक मीनिंग है। इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, क्योंकि ये दिखाने के लिए है और इसका स्पेसिफिक मीनिंग है। हमने इसको ई एम टेक से लिखा है, बहुत बढ़िया। आगे क्या है देख लीजिए, आगे है मार्क। मार्क किस लिए यूज में लिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तब आप मार्क टेक का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट चेंजिंग जो है इस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, तो फर्स्ट चेंजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, इस टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे मार्क टेक का यूज करूंगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पे मार्क, और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं एज ए कंटेंट पास कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए मार्क के अंदर क्या है, मार्क के अंदर फर्स्ट चेंजिंग लिखा हुआ है, तो फर्स्ट चेंजिंग जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेंजिंग का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो गया और ये हाईलाइटेड टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए आगे क्या होता है, आगे होता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का काम क्या है, देखिए यहाँ पे जो साइज आपको दिख रहा है ना, अगर इससे भी थोड़ा छोटा करके आपको लिखना है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और इसके अंदर आपको पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाना है, तब आप उस केस के अंदर स्मॉल टैग का यूज में ले सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो एसेंशियल वर्ड है, इस वर्ड को मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखना चाहता हूँ, तो हमने पढ़ा कौन सा टैग होता है, स्मॉल टैग। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लगा दूंगा और इस तरीके से स्मॉल क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और एसेंशियल जो है स्मॉल का कंटेंट बना दूंगा। मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए एसेंशियल जो है थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ये जो दा है और स्किल से इससे, राइट। तो ये जो स्मॉल टैग है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करके लिखने के लिए स्मॉल टैग का यूज में लिया जाता है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए डेल किस लिए यूज में लिया जाता है, डेल होता है कभी भी अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जाएंगे ना, तो वहां पे आपको दो तरह का प्राइसेस दिख रहा होगा। एक है मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है प्रोडक्ट का वो, और इसके साथ साथ एक जो मतलब अभी का जो प्राइस है, जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, ठीक है, वो चीज़ आपको दिखता है। और जो पहले का प्राइस है मतलब जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस हो, उसके अंदर मतलब कट आउट लगा होता है, एक कट लगा होता है, ठीक है। तो उस कट को लगाने के लिए हम DEL का जो टैग है उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि
ये जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स कट जाए अंदर से, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो देखिए एक्सपर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहले मैं DEL को लगा दूंगा इस तरीके से। तो देखिए DEL ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, एक्सपर्ट को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए DEL का कंटेंट कौन है? एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स स्ट्रक थ्रू होना चाहिए, यानी अंदर से कटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए एक्सपर्ट इस तरीके से कट गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला जो टैग है हमारा INS। INS किस लिए यूज में दिया जाता है? अगर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर या फिर पर्टिकुलर वर्ड के अंदर अगर आपको अंडरलाइन लाना है, तब आप INS टैग का यूज करेंगे। लेट्स मैं यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी बी टैग का यूज कर रखा था, राइट? तो ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर ऑलरेडी एक एलिमेंट यूज हो रखा है, दैट इज बी टैग, राइट? तो बी टैग के अंदर अगर मुझे चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड भी हो, उसके साथ साथ अंडरलाइन भी हो, तो किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पे बी जो टैग है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए ये जो पेन प्रोग्रामर है थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये अंडरलाइन भी चाहिए, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? देखिए मैं बी के अंदर और एक टैग का यूज करूंगा। कौन सा टैग? INS। INS का मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट होता है। तो ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में इससे मतलब ये जो बी क्लोज हो रहा है ना, इससे पहले क्लोज कर दूंगा। तो देखिए बी ओपन हुआ, INS ओपन हुआ, INS क्लोज हुआ, बी क्लोज हुआ। तो ये जो बी है, बी का कंटेंट कौन बन गया? ये जो सारा जो भी मैंने सेलेक्ट किया है ये बी का कंटेंट बन गया। और INS का कंटेंट कौन बना? INS का कंटेंट बना ये जो पूरा पेन प्रोग्रामर टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, ठीक है। तो INS का काम क्या है? इसको अंडरलाइन देना। और बी का काम क्या है? इस टेक्स्ट को बोल्ड करना, राइट? तो देखिए मैं सेव करता हूं और यहाँ पे देखिए INS टेक्स्ट की मदद से हमारा जो पेन प्रोग्रामर है उसके नीचे अंडरलाइन भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो उसी तरह से अगला जो टैग है हमारा वो होता है सब एंड सब। ये होता है सबस्क्रिप्ट, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों में अंतर क्या है? लेट से मुझे एक इक्वेशन लिखना है मैथ का। देखिए लेट से मैं इसके नीचे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दूसरा एक पी एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर हमने बहुत सारे टैग्स का यूज कर रखा है, तो चीज़ें ज़्यादा मेसी ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरा एक पी टैग को ओपन कर लिया है। तो देखिए मुझे यहाँ पे लेट से कुछ इक्वेशन लिखना है। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक स्पेस लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखे, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दूंगा। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है या फिर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन ये जो 2 है ना, 2 तो स्क्वायर है, लेकिन ये तो स्क्वायर के मतलब स्क्वायर की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, राइट? तो इसको अगर मुझे स्क्वायर की तरह दिखाना है तो मैं यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट यानी कौन सा टैग? SUP टैग, राइट? तो देखिए P क्या मतलब सुपर का जो कंटेंट होगा वो कितना पोर्शन जाएगा? जस्ट 2 जाएगा, राइट? ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, बी जैसा है ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो 2 है ये ऊपर की तरह आना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होकर आना चाहिए, राइट? तो उसको किस तरह से बनाएंगे? देखिए ये जो 2 है, ओनली 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट, और ये जो 2 है 2 को बना दूंगा SUP का कंटेंट। हो गया। इसी तरह ये जो 2 है इसको भी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली P लिखूंगा SUP, और यहाँ पे मैं 2 को इसका कंटेंट बना दूंगा। तो देखिए SOP के अंदर क्या क्या बंद है? जस्ट 2 बंद है, बाकी कुछ नहीं। ओके, अभी आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 2 है ये और थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्मॉल टैग के बारे में, राइट? तो SOP के अंदर अगर मुझे स्मॉल टैग का यूज करना है तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा कि यहाँ पे स्मॉल टैग। ओके, स्मॉल टैग क्लोज हो गया, और ये जो 2 है इसका कंटेंट मतलब स्मॉल का कंटेंट 2 बन जाएगा। तो SOP जो है इसका कंटेंट कितना है? स्मॉल से लेके यहाँ तक का, राइट? और स्मॉल का कंटेंट ओनली 2। तो स्मॉल का काम क्या है? इसको छोटा करना। SOP का काम क्या है? ये जो सारा टेक्स्ट है इसको ऊपर की तरह दिखाना, राइट? तो देखिए मैं सेव करता हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये जो 2 है ये इससे थोड़ा सा छोटा है, राइट? तो इसी तरह मैं सिमिलरली यहाँ पे भी कर देता हूँ वो चीज़। यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल टैग और स्मॉल के अंदर 2 को पास कर दूंगा, तो ये जो 2 है थोड़ा सा छोटा दिखेगा। तो इसी तरह से हमने इक्वेशन बना लिया। लेट्स से मुझे और एक इक्वेशन बनाना है। मैं यहाँ पे और एक पी टैग को ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज H2O, इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए H2 के अंदर जो 2 है वो स्क्वायर की तरह ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए, राइट? तो नीचे आने के लिए
हमको मिलता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कौन से टेक्स्ट से यूज होते हैं, SUB। तो SUB को मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया और ये जो 2 है इसका कंटेंट बना दिया। मैं सेव करूंगा तो 2 इस तरीके से छोटा हो जाए, मतलब नीचे की तरह आ जाएगा। अगर इसको मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना है तो मैं दोबारा स्मॉल टेक का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल और यहाँ पे 2 को लिख दूंगा, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए व्हाट इज H2O, जिस तरह से आना चाहिए था उसी तरह आ रहा है। A² + B² जिस तरह से आना चाहिए था उसी तरह से आ रहा है। बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। जितने भी चीजें हमने अभी इस वीडियो के अंदर देखा सारे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो देखते ही रह जाएंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ये जो कोर्स है इसको करने के बाद आपको किसी दूसरे HTML के ट्यूटोरियल देखने ना पड़े, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी आप बिगिनर हैं, आपको ये चीजें बहुत ही मतलब टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इन टेक्स के साथ यूज टू हो जाएंगे तब आपको एकदम इजी सा लगेगा। ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, राइट। तो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पेन प्रोग्रामर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।